हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीपीए सक्सेस पॉइंट में। दोस्तों, कल के वीडियो में हमने पढ़ा था संविधान के अनुसूची के बारे में। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले संविधान के प्रस्तावना के बारे में। तो देखिए, जो हमारा प्रस्तावना है, तो इसके बारे में पहले हम देखते हैं कि प्रस्तावना आखिर आया कहाँ से। तो 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 इसी के दिन हमारा संविधान सभा द्वारा तीसरा बैठक हुआ। इसी में जवाहरलाल नेहरू द्वारा, किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। क्या पेश किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। अब जो ये उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया, इसे संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947, कितना? 22 जनवरी 1947 को क्या किया गया? स्वीकार किया गया। यही जो था, इसी को प्रस्तावना के रूप में देखा गया। क्या किया गया? इसी को बाद में यही प्रस्तावना के रूप में लिया गया। अब देखिए, जो हमारा प्रस्तावना है, तो मैंने आपको क्या बताया कि 13 दिसंबर 1946 संविधान सभा का कौन सा बैठक हुआ? तीसरा बैठक हुआ, जिसमें जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। उसे स्वीकार कब किया गया संविधान सभा द्वारा? तो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया। ठीक, अब देखिए, जो हमारे प्रस्तावना है, प्रस्तावना जो है, इसको किस संविधान से, मतलब किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसे यूएसए के संविधान से लिया गया। किसके संविधान से लिया गया है? यूएसए के संविधान से लिया गया है। अब देखिए, इसके बाद तो ये हमारा प्रस्तावना हो गया कि यूएसए के संविधान से लिया गया। अब आगे सवाल यह उठता है कि ये जो प्रस्तावना का भाषा है, ये किसके संविधान से लिया गया, मतलब किस देश के संविधान से लिया गया? तो जो हमारे प्रस्तावना का भाषा है, यानी कि भाषा, इसे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अब देखिए, मैंने आपको क्या बता दिया? मैंने आपको ये बता दिया कि प्रस्तावना जो है, इसे यूएसए के संविधान से लिया गया, और इसकी भाषा जो है, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। ये तो हो गया प्रस्तावना के बेसिक चीजें जिनसे क्वेश्चन पूछता है। अब आइए हम थोड़ा सा प्रस्तावना के बारे में समझते हैं, जो मैंने पहले ही लिख रखा है। तो देखिए, प्रस्तावना में कहता है हम भारत के लोग, यानी कि हम भारत के लोग। तो इसमें देखिए, शक्ति के स्वरूप, यानी कि शक्ति का स्वरूप कौन है? शक्ति का स्वरूप, शक्ति का स्वरूप। तो जो हमारा संविधान है, इसमें शक्ति का स्वरूप किसे बनाया गया? तो हम भारत के लोग, यानी कि हम भारत के जो जनता है, भारत के लोग हैं, उन्हें शक्ति का स्वरूप बताया गया। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न एक वर्ड है। तो देखिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या होता है? तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कहने का मतलब यह होता है कि कोई भी राज्य हो गया, राज्य कहने का मतलब देश, तो कोई भी राज्य होगा, वो अपना निर्णय खुद ले सकता है, चाहे वो घरेलू मामला हो या बाह्य मामला हो, बाहरी मामला हो, उसमें कोई भी देश हो गया, अपना निर्णय खुद ले सकता है। जैसे अभी इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो भी पहलगाम अटैक हुआ, उसके बाद जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इसमें भारत अपना खुद निर्णय ले सकता है कि हमें कब अपना आक्रमण करना है, कब क्या करना है, कब हमारे देश के बारे में क्या सोचना है, इसमें भारत खुद निर्णय ले सकता है। तो भारत हमारा कैसा देश है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है, समाजवादी है, ठीक, पंथ निरपेक्ष है। पंथ निरपेक्ष मतलब क्या होता है कि, क्योंकि पंथ निरपेक्ष कहने का मतलब, पंथ निरपेक्ष कहिए या इसी को धर्म निरपेक्ष कहते हैं। तो हमारे सभी, मतलब भारत में कोई भी एक धर्म का देश नहीं है, इसमें सभी धर्म स्वीकार है। चाहे आप किसी भी धर्म के हो, आप भारत में कोई भी धर्म चल सकता है। तो पंथ निरपेक्ष का मतलब यही होता है, सभी धर्म एक जैसे हैं, यानी एक समान है। उसके बाद है हमारा लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक मतलब जिसे जनता, जैसे हमारे राष्ट्र का प्रमुख हो गया, उसे जनता द्वारा चुना जाता है, तो उसे लोकतंत्रात्मक कहते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री कहते हैं। और जो देखिए, जैसे हमारा भारत क्या है? लोकतांत्रिक राज्य है। लेकिन वही अगर हम इंग्लैंड का बात करें, तो इंग्लैंड क्या है? इंग्लैंड एक राजतंत्रात्मक देश में, उसमें अभी भी राजा का शासन चलता है। लेकिन हम अपने किसी भी प्रमुख को चुनते हैं, तो हमारा देश कैसा हो? एक लोकतंत्रात्मक देश हो गया। उसके बाद देखिए, आपको यहाँ पे गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य,
तो देखिए, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अब देखिए, हमारे संविधान की प्रस्तावना जो है, इसमें कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? तो तीन प्रकार के न्याय की बात की गई है। पहला सामाजिक, दूसरा आर्थिक और तीसरा राजनीतिक। तीन प्रकार के न्याय की बात की गई है। उसके बाद देखिए, विचार, हमारे संविधान के प्रस्तावना में हमें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, यानी कि हमारे संविधान में कितने प्रकार की स्वतंत्रता यानी लिबर्टी दी गई है? तो 5 प्रकार की लिबर्टी दी गई है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दी गई है। उसके बाद देखिए, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, यानी कि हमारे संविधान के प्रस्तावना में हमें कितने प्रकार की समानताएं दी गई है? तो 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा और अवसर। किसी भी, कोई भी हो गया, नियोजन हो गया, चाहे किसी भी चीज में अवसर की समानता है। ठीक। उसके बाद देखिए, प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में, यानी कि अपनी इस संविधान सभा में, संविधान सभा द्वारा कहा गया, अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी, इसको देखिए हिंदी में क्या कहते हैं? मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। अब यहाँ पे 3 शब्द आया, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित। देखिए, अंगीकृत कहने का मतलब यानी कि इसे स्वीकार किया गया, अधिनियमित कहने का मतलब इसे पारित कर दिया गया यानी लागू कर दिया गया, और आत्म अर्पित यानी कि अपने आप को, खुद को अर्पित कर दिया गया। अब देखिए, ये हो गया हमारे संविधान का प्रस्तावना। अब देखिए, हमारे संविधान में कुछ मुख्य बातें हैं, संविधान के प्रस्तावना में कुछ मुख्य बातें, उनके बारे में देखते हैं। तो हमारे संविधान में अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि शक्ति का स्वरूप किसे माना गया है, तो शक्ति का स्वरूप भारत के लोगों को माना गया है। अब उसके बाद पूछे आपसे क्वेश्चन कि राज्यों का स्वरूप, यानी कि राज्यों का स्वरूप कैसा है? राज्यों का स्वरूप कैसा है? तो देखिए, आपको मैं एक ट्रिक बताता हूं, उससे आप याद रखिएगा। ट्रिक, अब देखिए, ये जो हमारे राज्यों के स्वरूप के बारे में पढ़ रहे थे, तो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। इसमें आप ये ट्रिक याद रखेंगे, SSSDR यानी SSSDR। तो इसमें जो होता है S4 आप याद रखेंगे, सोवरेन। ठीक ना? सोवरेन मतलब क्या होता है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। उसके बाद जो हमारा S आता है, इसका मतलब होता है सोशलिस्ट यानी समाजवादी। उसके बाद जो हमारा S आता है, इसके मतलब होता है पंथ निरपेक्ष यानी सेकुलर। देखिए, उसके बाद क्या आता है? डी फॉर डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतंत्रात्मक। उसके बाद आता है हमारा आर फॉर रिपब्लिक यानी कि गणराज्य। ठीक, अब आप समझ गए होंगे। तो हमारे राज्यों का स्वरूप कैसा है? हमारे राज्यों का स्वरूप कैसा है? तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो हमारे राज्यों का स्वरूप यही है। उसके बाद देखिए, जैसे आप प्रस्तावना में आगे बढ़ते हैं, तो आपको यहाँ पे 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। तो हमारे संविधान में न्याय के कैसे बात किया गया है? कितने प्रकार के? तो 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। कौन कौन से? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, 3 प्रकार के न्याय की बात की गई। उसके बाद देखिए, हमारे संविधान में आज जैसे आप आगे बढ़ते हैं, तो उसमें यहाँ पे मिलता है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता के बारे में। तो कहने का मतलब यह है कि हमारे प्रस्तावना में कितने प्रकार के स्वतंत्रता की बात की गई है? तो 5 प्रकार के स्वतंत्रता की बात की गई है। कौन कौन से? तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता के बारे में बात की गई। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है, वो आता है, जैसे आप प्रस्तावना में आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा प्रतिष्ठा और अवसर की समता। समता यानी समानता।
तो कितने प्रकार की समानता की बात कही गई है? 2 प्रकार की समानता की बात की गई है, प्रतिष्ठा और अवसर की। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा कि हमारा संविधान में 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित कहते हैं। ठीक, तो हमारा संविधान अंगीकृत किया जाता है 26 नवंबर 1949 को, आपको पता होगा। लागू कब हुआ था हमारा संविधान? तो 26 जनवरी 1950। ये एक अलग चीज हो गया, लेकिन अंगीकृत यानी कि स्वीकार कब किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान स्वीकार किया गया। अब देखिए, ये तो हमारा हो गया। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं, अब देखिए हमारे संविधान में मात्र एक बार संशोधन हुआ है। वो कब हुआ है? तो 42वां संविधान संशोधन यानी कि 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में संशोधन हुआ। इसमें 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से 3 शब्द जोड़े गए? तो 3 शब्द जोड़े गए, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। कौन कौन से 3 शब्द जोड़े गए? पहला जोड़ा गया समाजवाद यानी कि समाजवादी, समाजवादी ही कहिए। उसके बाद जोड़ा गया पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया। उसके बाद जोड़ा गया अखंडता शब्द को जोड़ा गया। अखंडता शब्द को कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से ये हमारे संविधान में जोड़ा गया। अब देखिए, ये तो हो गया कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से 3 शब्द जोड़ा गया। अब आगे जो है कि हमारा 3 प्रकार के न्याय, हमारे प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? 3 प्रकार के। कौन कौन से? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। तो सामाजिक हो गया, सामाजिक, आर्थिक और हो गया राजनीतिक। ये 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। इसे ये 3 प्रकार के न्याय है, ये रूस के क्रांति यानी कि रूसी क्रांति से प्रभावित है। क्या है? रूसी क्रांति से, यानी कि ऐसे कहिए रूसी क्रांति से मतलब इसको लिया गया है। अब देखिए हमारे संविधान में तो ये हो गया, न्याय कहाँ से लिया गया है? 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया, ये सब तो हो गया। अब देखिए, अब आता है कहानी ये कि क्या हमारे प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो इसके लिए देखिए 24 अप्रैल 1973 में एक केस होता है, केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस, बनाम केरल राज्य, ये होता है। तो इसमें अब तक का मतलब इस केस में अब तक का सबसे बड़ा न्यायाधीशों का बेंच बैठा था। कितने न्यायाधीशों का? 13 न्यायाधीशों का बेंच बैठा था। कितने? 13 न्यायाधीशों का बेंच। और इसमें 7-6 से निर्णय निकाला गया था, यानी कि 7 और 6 के मत से निर्णय निकाला गया था। 7 का मानना था कि प्रस्तावना में या संविधान में संशोधन किया जा सकता है। 6 का मानना था कि संशोधन नहीं किया जा सकता है, लेकिन मेजोरिटी का ही जीत होता है, आपको पता है। तो 7 का मान लिया गया और संविधान में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन एक शर्त है कि संविधान में संशोधन होगा तो संविधान के मूल ढांचे में कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए, तभी संशोधन हो सकता है। अब देखिए ये भी आपको समझ में आ गया। अब आगे एक पॉइंट और बचा है, वो मैं आपको समझा दूं कि संविधान के बारे में कुछ महानुभाव मतलब हमारे संविधान के प्रस्तावना के बारे में कुछ बोले हुए हैं। तो कौन क्या बोले हैं उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। ये हमारा आखिरी टॉपिक होगा। तब तक के लिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं तब तक आगे आगे बताता हूँ। अब देखिए हमारे एक, आपने नाम सुना हुआ के.एम. मुंशी, के.एम. मुंशी जी हैं, के.एम. मुंशी। इन्होंने हमारे संविधान को, के.एम. मुंशी, के.एम. मुंशी के बारे में अगर हम बात करें तो इन्होंने प्रस्तावना को राजनीतिक जनकुंडली कहा है। के.एम. मुंशी ने क्या कहा है? प्रस्तावना को राजनीतिक जनकुंडली कहा है। राजनीतिक जनकुंडली
कहा है। अब देखिए अगले जो है वो है एनके पालकी वाला। कौन है? एनके पालकी वाला। इन्होंने प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र कहा है। संविधान का पहचान पत्र कहा है। क्या कहा है? पहचान पत्र। उसके बाद एक आदमी आते हैं अर्नेस्ट वार्कर साहब। कौन? अर्नेस्ट वार्कर। अर्नेस्ट वार्कर ने कहा है कि प्रस्तावना संविधान का कुंजी नोट है। क्या कहा है? प्रस्तावना संविधान का कुंजी नोट है। प्रस्तावना संविधान का कुंजी नोट है। संविधान का कुंजी नोट है। ठाकुरदास भार्गव जी ने प्रस्तावना को, लिख लीजिए आप यहाँ पे, ठाकुरदास भार्गव। ठाकुरदास भार्गव। ठाकुरदास भार्गव। ठाकुरदास भार्गव जी ने प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा है। प्रस्तावना को संविधान की का आत्मा कहा है। आत्मा कहा है। इसी के साथ हमारे संविधान का प्रस्तावना यहीं पे खत्म होता है। अब देखिए प्रस्तावना खत्म हो गया। अब आप किसी भी किताब को उठाइए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। प्रीवियस ईयर सारे के सारे आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। निश्चिंत होके आप जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, देखिए आपसे पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल जीपीएस सक्सेस पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।